So now we are going to study about the national income, जिसमें हम पढ़ेंगे जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, जीएनपी, ऑल दी स्टफ एंड अल्टीमेटली जानेंगे नेशनल इनकम क्या होती है. तो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द टोटल मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी बाउंड्री ऑफ ए कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि किसी भी एक देश में, टेरिटरी में, बाउंड्री में जितना भी टोटल मनी वैल्यू के गुड्स बन रहे हैं, गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसे हम कहते हैं जीडीपी. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक हमारा इंडिया है जिसकी जोग्राफिकल बाउंड्री है, उसके अंदर बाय इंडियन बाय फॉरेनर कोई भी हो, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, जो भी सर्विस बनाई जा रही है, पैदा की जा रही है, उसको हम क्या देते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जीडीपी जो है वो डिपेंड करती है एरिया पर, ना कि वहाँ के लोगों पर. हमने एक एरिया ले लिया, इंडिया, जिसकी जोग्राफिकल बाउंड्री है, उस पर डिपेंड करेगी इंडिया के अंदर जो भी हो रहा है, कौन बना रहा है, सिटीजन, रेसिडेंट, फॉरेनर, एनआरआई, डजंट मैटर. सो दिस वाज अबाउट जीडीपी. जीडीपी में जो है हम सेकेंड हैंड गुड्स का प्रोडक्शन नहीं काउंट करते हैं. क्यों? क्योंकि अब देखो, आज एक साल में कुछ गुड्स बने, वो बेचे गए, तो वो उस साल के में काउंट हुए. फिर किसी ने उसे रीसेल किया अगले साल, तो क्या हम उसको भी काउंट करेंगे? उसकी भी सेल वैल्यू काउंट करेंगे? नहीं, क्योंकि वो ऑब्वियसली उससे पहले वाले साल में काउंट हो चुकी है. तो इसीलिए हम उसे अगले साल में जब वो वापस दूसरी बार बेचा जा रहा है वही प्रोडक्ट, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे. वो उस ईयर में काउंट किया जा चुका है जिस ईयर में उसका प्रोडक्शन हुआ था. नाउ वील कम टू जीएनपी, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. यहाँ पर आता है, इसमें हम देखते हैं कि सिटीजन्स जो हैं इंडिया के, भले वो इंडिया में हो या फिर वो फॉरेन में हो, उनके द्वारा अगर कुछ भी बनाया जाता है तो उसे हम जीएनपी में इंक्लूड करते हैं. It includes the production by only citizens of India, may it be in India or in rest of the world, that is abroad. जीएनपी जो है वो लोगों पे डिपेंड करता है, सिटीजन पे डिपेंड करता है, ना कि एरिया या बाउंड्री पे डिपेंड करता है. तो इसमें हम करते हैं, इसमें हम लेते हैं एक जोग्राफिकल बाउंड्री हमारी इंडिया और दूसरी जोग्राफिकल बाउंड्री हमारी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इसमें हम इंडिया में जितना भी बन रहा है उसमें से जो फॉरेनर बना रहे हैं उनको माइनस कर देते हैं, और फॉरेन, अब्रॉड या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जितने भी इंडियंस प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको हम अपनी जीडीपी में, जीएनपी में काउंट कर लेते हैं. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो है ये लोगों पे डिपेंड करता है, एरिया या बाउंड्री पे नहीं. जहाँ की हमारा जो जीडीपी था वो एरिया बाउंड्री पे डिपेंड करता था, ना कि लोगों पर. दिस इज द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर. जीएनपी जो होता है दैट इज जीडीपी प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. जो भी फैक्टर इनकम अब्रॉड से आ रही है उसको हम ऐड करेंगे, जैसा कि मैंने पहले बोला. एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो भी फैक्टर इनकम हमें बाहर पे करनी पड़ेगी, फॉरनर ने जो बनाई है, उसको हम माइनस कर देते हैं. जीडीपी प्लस माइनस नेट फैक्टर इनकम, दैट इज नेट फैक्टर इनकम मतलब जो हमें देनी है और जो हमें लेनी है उसका नेट वैल्यू, उसको हम प्लस माइनस करते हैं. तो दिस वॉज अबाउट जीडीपी एंड जीएनपी. Now we will move forward to NDP, that is net domestic product. You must have heard about depreciation. Depreciation is basically the value loss in asset due to time, wear, tear, etc. being obsolete or such stuff. So depreciation is basically जब हमारा कोई भी asset समय की वजह से या ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी होने की वजह से, वियर टीयर यूजेज की वजह से अपना कुछ वैल्यू में लूज़ कर देता है. जैसे आपने एक मशीनरी खरीदी, 1 साल तक चलाई, 2 साल तक चलाई, तो हर साल बाय साल उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ डिक्रीमेंट होगा. जब आप उसे बेचने जाएंगे या उसकी एट द एंड स्क्रैप वैल्यू जाएगी, तो धीरे 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 उसमें एक वैल्यू डिक्रीमेंट हो रहा है. तो जब जीडीपी में से हम ये डेप्रिसिएशन को माइनस कर लेते हैं तो हमारा आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. कहीं भी हमने ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस किया, हमारे पास आएगा नेट. कहीं पे भी हमने ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस किया, हमारे पास नेट आ जाएगा. तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से जब मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगी तो मेरे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा. ऐसे ही अगर मैं जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगी तो मेरे पास ग्रॉस नेट प्रोडक्ट में से नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा. अब आगे एनएनपी वगैरह के बारे में जानने के लिए वील फर्स्ट स्टडी अबाउट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो प्रोडक्शन में हमारी मदद करती हैं, विच आर एसेंशियल, विच आर नेसेसरी, जिनके बिना प्रोडक्शन इज़ क्वाइट लाइक नॉट पॉसिबल. सबसे पहली चीज़, हमें लैंड चाहिए होगी. हम जो भी प्रोडक्शन करेंगे वो हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे जाके करेंगे. कोई हमें एक एरिया चाहिए होगा जहाँ हम अपनी मशीनरी लगाएंगे, लोगों को बैठाएंगे, वहाँ पर हम पूरा प्रोडक्शन कराएंगे, तो वो हो गई हमारी लैंड. फिर आता है हमारा लेबर. अब मशीन लगेगी तो उस पर काम करने के लिए लेबर भी तो चाहिए, तो लैंड के साथ फिर आ जाएगा लेबर. अब मशीन खरीदने के लिए पैसा भी तो चाहिए होगा ना, तो अब आ जाती है हमारी कैपिटल. कैपिटल लगाएंगे, लैंड आएगी, उस पर लोगों को काम करने के लिए बैठाएंगे, मशीन लगाएंगे, ऑल दीज थिंग. तो ये हो गई हमारी लैंड, लेबर, कैपिटल. और फिर आ जाता है एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर इज़ द पर्सन जो अपना दिमाग यूज़ करता है. बिना दिमाग के ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है. जिसके दिमाग में ये आइडिया आया कि मैं यहाँ ज़मीन खरीदूंगा, यहाँ ये मशीन लगाऊंगा, ये बनाऊंगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूंगा, दैट पर्सन इज़ एंटरप्रेन्योर. अब ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इनको जो फैक्टर पेमेंट मतलब पेमेंट मिलती है उसको हम फैक्टर पेमेंट बोलते हैं. जैसे लैंड है, कहीं पे भी लैंड है, अगर या आप अपनी खुद की खरीदेंगे या किसी की लैंड पर काम करेंगे और उसको क्या देंगे रिटर्न में, क्या देते हैं हम लैंड के रिटर्न में? कि आपने हमें काम करने दिया, आपने घर, आपने उधर रहने दिया हमें, हम देते हैं रेंट. तो लैंड की फैक्टर पेमेंट क्या होती है? रेंट. लेबर की फैक्टर पेमेंट क्या होती है? वेजेस. कोई भी आपके घर पे एक मजदूर भी काम करने आता है तो उसकी फैक्टर पेमेंट क्या होती है? वेजेस.
कैपिटल की फैक्टर पेमेंट क्या होती है? कोई भी इंसान जब कोई शेयर्स खरीदता है या कोई भी कहीं भी अपना पैसा लगाता है, तो उसको क्या मिलता है? इंटरेस्ट। मतलब किसी ने आपको लोन दे दिया तो उसे उस पे इंटरेस्ट मिलता है। और वहीं पे हमारा एंटरप्रेन्योर है, उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। जो मालिकाना अधिकार वाले शेयर्स होते हैं, द इक्विटी शेयर्स, दे गेट प्रॉफिट, दे गेट लाइक वो अपना दिमाग लगाते हैं और वो अपना पैसा भी लगाते हैं साथ में कहीं न कहीं, तो उन्हें मिलता है प्रॉफिट उस चीज़ पे। तो ये था हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिनको फैक्टर पेमेंट मिलता है। तो लेकिन अभी हमने इस सब की बात की क्यों? देयर मस्ट बी सम रीज़न जिसका जीडीपी, नेशनल इनकम इन सब से रिलेशन होगा। तो येस, कोई भी गुड जब बन के तैयार होता है, तो उसकी क्या होती है? उसकी एक फैक्टर कॉस्ट तैयार होती है। मतलब कोई भी मैंने गुड्स बनाए, तो मैं उसमें हर वो मतलब पर यूनिट का रेंट भी लगाऊँगी, पर यूनिट का वेज भी लगाऊँगी, पर यूनिट पे इंटरेस्ट भी लगाऊँगी, पर यूनिट पे अपना प्रॉफिट भी मान के चलूँगी। ये सब मैं जब मिला दूँगी, तो मेरा गुड्स का फैक्टर कॉस्ट रेडी होगा। लेकिन क्या मैं उसे उसी दाम पे बेच दूँगी? नहीं। गवर्नमेंट के टैक्सेस भी तो हैं भैया, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी तो हैं ना। तो जब ये फैक्टर कॉस्ट पे इनडायरेक्ट टैक्सेस लग जाते हैं, वो बन जाता है मार्केट प्राइस। कॉस्ट, उसमें हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दिए, वो बन गया मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट क्या हुआ? सबको मिलाकर के जो कॉस्ट निकला, लेकिन जिसमें टैक्सेस नहीं लगे हैं। मार्केट प्राइस क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे हुए हैं। अब ये इनडायरेक्ट टैक्सेस भी जो है ना, वो हम नेट यूज़ करते हैं। और नेट क्या हुआ? नेट हुआ जहाँ पर हमारा नेट होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से जब हम सब्सिडी माइनस कर देते हैं। देखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस अल्टीमेटली हम गवर्नमेंट को पे कर रहे होते हैं टैक्स, और जो कंपनी है, फर्म है, उसको कुछ ना कुछ सब्सिडी भी तो मिलती है ना। कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। जैसे अगर कोई लेडी है जो अचार पापड़ टाइप के बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उनको सब्सिडी मिलती है, अच्छा खासा अमाउंट का सब्सिडी मिलता है, ईजी लोन मिलता है, इस तरीके से फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी अदर कंपनीज़ हैं, उन सब में इंडस्ट्रीज़ हैं, अदर प्लांट सेटअप करने की चीज़ें हैं जहाँ पर सब्सिडी मिलती है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं, उसमें हमारी सब्सिडी माइनस करते हैं, तो आता है हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये जो है एफसी प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, दैट इज एनआईटी, उससे हमारा मार्केट प्राइस आता है। अब हमने ये फैक्टर कॉस्ट क्यों पढ़ी थी? इसका क्या लेना देना है? ये भी तो पढ़ना पड़ेगा। हमने पढ़ी जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, लेकिन हमारे टॉपिक का नाम तो नेशनल इनकम था ना। तो नेशनल इनकम इज एक्चुअली द एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमारी नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है कि जो हमारी आय है, नेशन की आय है, जो हमारी कंट्री की आय है, वो क्या है? वो हम तब कैलकुलेट करते हैं जब हमारे पास एनएनपी होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। किस पर होता है? फैक्टर कॉस्ट पर। तो उसे हम एनएनपी एफसी को नेशनल इनकम कहते हैं, जो हमारी चैप्टर का इनिशियल स्टेज था, जिस वजह से हमने चैप्टर स्टार्ट किया कि हमें नेशनल इनकम के बारे में पढ़ना है। अब हम बढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिसको हमें आगे न्यूज़ जब हम कवर करेंगे तब हमारी उनकी इंपॉर्टेंस आ सकती है। तो पहला टर्म आता है नॉमिनल जीडीपी और दूसरा टर्म आता है रियल जीडीपी। तो अभी हमने पढ़ा था जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि मैटर करता है बाउंड्री पे, जिसका मतलब था कि जितने भी लोग हमारे एक ज्योग्राफिक बाउंड्री के अंदर बना रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट, उसका जो टोटल वैल्यू है वो हमारा जीडीपी हो जाता है। अब जीडीपी में भी दो तरीके हैं कैलकुलेट करने के, एक नॉमिनल जीडीपी होता है, एक रियल जीडीपी होता है। हम दो तरीके के जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। तो पहला आता है नॉमिनल जीडीपी, जो कि होता है एट करंट प्राइस, मतलब वो जीडीपी जो अभी प्रिवेलिंग प्राइस है उस पर कैलकुलेट किया गया हो। और रियल जीडीपी क्या होता है? एट बेस ईयर प्राइस, मतलब बेस ईयर क्या है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम ये डिफरेंशिएशन देखते हैं कि करंट प्राइस पे होता है तो वो नॉमिनल जीडीपी होता है, रियल प्राइस पे होता है, रियल बेस ईयर के प्राइस पे होता है तो वो रियल जीडीपी होता है। तो इसमें क्या होता है कि नॉमिनल प्राइस जो है, हमने देखा जीडीपी यार वो तो 10 लाख आ रहा है, और हमने रियल जीडीपी देखा ये तो 5 लाख ही आ रहा है। क्यों? वाई इज दैट सो? तो ये जो डिफरेंस आता है, ये जो गैप आता है रियल और नॉमिनल जीडीपी, ये हमें दिखाता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होती है? महंगाई। ठीक है, कि कितना प्राइस में चेंज हुआ है, कितना प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है। और मे बी अगर रियल और नॉमिनल जीडीपी, इन केस नॉमिनल इज लेस एंड रियल इज मोर, देन व्हाट कम्स इज द डिफ्लेशन, मतलब महंगाई नहीं है, प्राइसेस में गिरावट है। तो अभी करंट प्राइस और बेस ईयर प्राइसेस क्या है? करंट प्राइस तो सिंपली जो अभी प्राइस चल रहा है। बेस ईयर प्राइस इज जो प्राइस, मतलब गवर्नमेंट क्या करती है हर 10 साल में कुछ समय में जो ये बेस ईयर है ये चेंज करती रहती है। अभी कुछ समय पहले बेस ईयर था 2011 और 12। अब जो प्रपोज बेस ईयर है, इफ आई एम नॉट श्योर, दैट इज लाइक द बिल हैज बीन पास्ड एंड द बेस ईयर इज टू बी चेंज टू 2022 to 23 will be changed to this base year, when 2022 to 23 will be considered as the new base year। तो ये हम बेस ईयर लेते हैं, जैसे 2011 और 2012 हमारा बेस ईयर है। तो हम ये कंपेयर करेंगे कि अभी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमने बनाए हैं उनका 2011-12 में क्या रेट था। मतलब अभी सपोज उसका 100 रुपये, लेकिन पहले वो 50 रुपये था। तो हम क्या करेंगे, अपनी जीडीपी कैलकुलेट करेंगे 11-12 वाले प्राइस के अकॉर्डिंग। तो हमें ये पता चल जाता है कि 11-12 वाला प्राइस के अकॉर्डिंग जो हमारा जीडीपी है, मतलब तब के रेट्स और अभी का करंट प्राइस पे जीडीपी जो है, तो इनमें कितना अंतर है। 11-12 जो ईयर था उससे लेकर अभी तक हमारे प्राइसेस में कितना अंतर आया है, कितना इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन हुआ है। Okay, I guess that's simple to understand. So this was all about nominal GDP and real GDP. Now we'll move forward to a few more terms. One is disposable income. The income which is left after deduction of all the taxes. अब देखो, तुम्हें 1 लाख की इनकम तो मिली, लेकिन तुम्हें टैक्स भरने हैं, ऑल्दो 1 लाख रुपये टैक्स नहीं लगने वाला है, स्टिल कंसिडरिंग दैट 1 लाख की इनकम मिली तुम्हें पूरे साल में, तुम्हें उस पर टैक्स भरना है, मान लेते 10,000 का टैक्स भरना है तुम्हें। अब तुम सोचो कि तुम पूरे 1 लाख यूज़ कर लो, शॉपिंग कराओ, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो डिस्पोजेबल इनकम नहीं है। 1 लाख जो तुमने अर्न किया, जब तुम उसमें से 10,000 जो टैक्स का हमारा अज्यूम्ड अमाउंट है उसको हटा दोगे, जो 90,000 बचेगा वो तुम डिस्पोज कर सकते हो, मतलब वो तुम खर्चा कर सकते हो, वो तुम व्यय कर सकते हो।
फिर आता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा हमारी इनकम होती है नेशनल इनकम NNP/FC। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये चीज़ डिस्कस की थी कि हमारी नेशनल इनकम क्या है, NNP/FC, जिसको हम टोटल पॉपुलेशन से जब डिवाइड कर देते तो पर कैपिटा इनकम आ जाती है। अब एक बात बताओ, पूरे नेशन की इनकम थी नेशनल इनकम NNP/FC। मैंने बोला एक इंसान की कितनी है, तो भाई जितनी इनकम है, जितने लोगों में बटनी है, वो पर कैपिटा आ जाएगी। पर कैपिटा मतलब एक बंदे पे, ठीक है। ये हमारे कुछ टर्म्स थे जो इज़ लाइक कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट एज द पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्जाम। तो ये हमने टर्म्स डिस्कस कर लिया। अब एक और चीज़ आती है कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम। तो इसके 3 तरीके होते हैं। वन इज़ प्रोडक्शन मेथड, वैल्यू एडेड मेथड जिसको हम बोलते हैं, वन अनदर नेम फॉर दैट। देन कम्स द एक्सपेंडिचर मेथड, देन कम्स द इनकम मेथड। सो द फर्स्ट मेथड दैट इज़ वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्शन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, इस पर हम बिल्कुल मतलब लो पे जाते हैं। जैसे हमारा जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, मैंने उसका कॉस्ट लिया, मान के चलो मैंने शुगर ली, शुगर केन ले लेते हैं, मैंने शुगर केन लिया, 10 रुपये का एक शुगर केन मुझे मिला, अज्यूमिंग, जस्ट बैर अजम्पशन टू मेक द कंसेप्ट क्लियर। 10 रुपये का शुगर केन लिया, उससे किसी तरीके से शुगर बनाई। तो मैंने जब शुगर बनाई, मेरी शुगर जितने में बन के रेडी हुई, मैंने उसमें कितनी वैल्यू ऐड करी, 10 रुपये की तो वो थी ही, मैंने 10 की और वैल्यू ऐड कर दी, 20। अब किसी ने उस शुगर से जूस बनाया, उसने भी 10 रुपये की वैल्यू ऐड कर दी। तो ऐसे ही वैल्यू जितना एक प्रोडक्ट ऐड करता जाता है उसमें, उस तरीके से हम इसको नेशनल इनकम को यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। हर जो प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरर है, प्रोडक्शन एरिया में मैन्युफैक्चरर है, वो जितनी वैल्यू ऐड करता जाता है वो लूप इन होती जाती है और एंड में जाके हमारी प्रोडक्शन की वो आ जाती है नेशनल इनकम। अब बताओ, मैंने सोचा कि मैंने शुगर की पहले 10 रुपये ऐड कर ली, फिर मैंने शुगर केन में भी 10 रुपये ऐड कर ली, पहले शुगर केन में ऐड कर ली, फिर शुगर में ऐड कर ली, फिर मैं दूसरे में भी स्टार्टिंग की जो शुगर की वैल्यू है वो ऐड कर ली। तो मैंने शुगर को तो 3 बार काउंट कर लिया ना, तो मैं शुगर को काउंट नहीं करूँगी। मैं सिर्फ लूप में जो एडिशन होता जा रहा है, एक बार शुगर को काउंट करेंगे, फिर लूप में जितना सिर्फ एडिशन क्रिएट हो रहा है उसमें सिर्फ हम उसको ऐड करेंगे। ओके, देन कम्स द एक्सपेंडिचर मेथड। अब बताओ एक्सपेंडिचर कब करोगे, जब तुमने अर्न किया होगा तभी तो एक्सपेंडिचर करोगे ना। तो जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको एडिशन कर करके हमारे पास आ जाता है, क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है अल्टीमेटली नेशनल इनकम। देयर आर डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर ईच ऑफ दीज। आई एम जस्ट गोइंग अ लेमन लैंग्वेज वाले एग्जाम्पल्स ताकि एक ईजी टोन में चीज़ समझ आ सके। फिर आती है इनकम मेथड। जो भी इनकम जितने भी लोगों ने, फैक्टर इनकम हमने पढ़ी थी, जिस फैक्टर ने जितनी जितनी इनकम अर्न की है सबको अल्टीमेटली ऐड कर दिया जाता है और नेशनल इनकम क्रिएट कर दी जाती है। एंड हेयर इज़ द लास्ट कंसेप्ट ऑफ आवर क्लास, दैट इज़ GDP डिफ्लेटर, जिसका फॉर्मूला रहता है नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP इंटू 100। तो ये बेसिकली हमें अटमोस्ट परसेंटेज में बताता है कि हमारा नॉमिनल GDP और रियल GDP के बेसिस पर कितना डिफ्लेट कर रहा है। जैसे हमने पहले एग्जाम्पल लिया था नॉमिनल GDP और रियल GDP का। नॉमिनल GDP हमने ली थी 10 लाख, रियल GDP ली थी 5 लाख। तो इसको अगर हम वैल्यूज़ को पुट करें तो हमारा समवॉट क्या 200% का GDP डिफ्लेटर का वैल्यू आएगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। वील मीट इन नेक्स्ट स्मॉल लेक्चर जिसमें हम शॉर्ट्स में सब कवर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।